क्या तुम्हें एहसास है कि अभी क्या हुआ? प्रिया धीरे से लेकिन गुस्से पर काबू रखते हुए बोली। क्या? उसने मेरी बेटियों को 3 महीने में पहली बार प्रिया के साथ सुला दिया। और क्या तुम्हें पता है इस औरत की पृष्ठभूमि क्या है? क्या तुम्हें पता है उसे कोई बीमारी तो नहीं है? क्या तुम्हें पता है उसने कुछ खतरनाक तो नहीं किया है? राज भौहें चढ़ाता है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था प्रिया। उसने तो बस अनन्या को गोद में लिया था। और राज, मैं 15 साल से बाल रोग विशेषज्ञ हूं। मुझे पता है कि ये हालात कितने जोखिम भरे हो सकते हैं। 3 महीने के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। कोई भी गड़बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। लेकिन वे ठीक हैं प्रिया। देखो, अभी वे कितनी शांति से सो रहे हैं। लेकिन अगर कोई रासायनिक असर हुआ तो? अगर उसने अपनी त्वचा पर कुछ लगा लिया तो? अगर बाद में उन्हें नुकसान पहुंचेगा तो क्या होगा? प्रिया के शब्दों ने राज के थके हुए मन में शक का बीज बो दिया। उसने हमेशा उसकी बातों पर भरोसा किया है। प्रिया ने जुड़वां बच्चों को समय से पहले पैदा होने पर बचाया था। वह एक सम्मानित पेशेवर है, सालों से पारिवारिक मित्र हैं। कमरे के अंदर रिया अनन्या को झुला रही है, जो गहरी नींद में सो रही है। सीता आयशा को देख रही है, जो भी स्ट्रॉलर में आराम से आराम कर रही है। मिस सीता, वह फुसफुसाती है, आपने यह कैसे किया? मुझे नहीं पता मिस सीता। मुझे लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए। यहां काम करते हुए 20 सालों में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये बच्चियां सोते हुए भी रोना बंद नहीं करती। और अब देखो। वह उन बच्चों की ओर इशारा करती है जो सचमुच सो रहे हैं। शांत सांसें, सुकून भरे छोटे चेहरे, खुले हुए छोटे हाथ। यह सचमुच एक चमत्कार है, सीता आगे कहती है। दालान में प्रिया लगातार संदेह जताती रहती है। राज, मैं आपकी निराशा समझती हूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति को इतने छोटे बच्चों के सीधे संपर्क में नहीं आने दे सकती। यह जिम्मेदारी का मामला है। लेकिन प्रिया, सोचो, अगर उन्हें कुछ हो जाए। सोचो, अगर उन्हें कोई एलर्जी, कोई संक्रमण हो जाए। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी, और न ही मैं, एक डॉक्टर होने के नाते। राज अपने बालों में हाथ फेरता है। थकान उसे ठीक से सोचने से रोक रही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? उसे लड़कियों के साथ सीधे संपर्क में आने से रोक दूं उनकी खातिर? तब तक मैं दवा ठीक कर दूंगी। शायद यही कमी रह गई थी। कमरे के अंदर रिया को एक सिहरन सी महसूस होती है। कुछ ठीक नहीं है। अनन्या उसकी बाहों में थोड़ा हिलती है, लेकिन सोती रहती है। मिस सीता, वह फुसफुसाती है, क्या डॉक्टर हमेशा लड़कियों को दवा देती है? रोज मिस कहती हैं कि उन्हें शांत करने के लिए, लेकिन कभी असर नहीं हुआ। और आज? क्या उन्होंने आज दी? अभी नहीं, अभी आई है। रिया सोचती है। जुड़वां बच्चियां बिना किसी दवा के सो गईं, बस स्नेह से, बस उसके स्पर्श से। तभी राज कमरे में लौटता है। उसका चेहरा बंद है। रिया, वह धीरे से कहता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन प्रिया सही कह रही हैं। अब लड़कियों से पंगा न लेना ही बेहतर है। रिया का दिल टूट जाता है। लेकिन मिस्टर राज, वे ठीक हैं, मुझे पता है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। आप डॉक्टर नहीं हैं। यह किस्मत की बात हो सकती है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाए। रिया अनन्या को धीरे से पालने में सुला देती है। बच्ची सोती रहती है। मैं समझती हूं मिस्टर राज, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह जानती है कि उसने उन बच्चों की मदद की थी, और अब उसे इसी वजह से दूर धकेला जा रहा है। प्रिया एक मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होती है, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। मैं अभी बच्चियों को दवा देने जा रही हूं, वह अपने मेडिकल बैग से 2 सिरिंज निकालते हुए कहती है। वे सो रही हैं डॉक्टर, सीता कहती है, इसलिए दवा देने का यही सबसे अच्छा समय है। और गहरी नींद सो जाओ। रिया सब कुछ देखती है। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती है। उन सिरिंजों में कुछ ठीक नहीं लग रहा। माफ करना, वह धीरे से बोलती है और कमरे से बाहर चली जाती है। दालान में वह प्रिया को धीरे से बोलते हुए सुनती है, ज्यादातर खुद से। उस सिरिंज ने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मंगलवार सुबह 6 बजे रिया भारी मन से काम पर पहुंचती है। पूरे सप्ताहांत वह जुड़वा बच्चों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। क्या वे सोए? क्या वे ठीक थे? जब वह हवेली में प्रवेश करती है तो वह ठीक वही सुनती है जिसकी उसे उम्मीद और डर था, रोना। अनन्या और आयशा कमरे में रोती है, पहले से ज्यादा जोर से और ज्यादा हताश होकर। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गए हैं, केवल बदतर। वे पूरे सप्ताहांत मुश्किल से सोए। सीता जब रिया को देखती है तो टिप्पणी करती है, बॉस फिर से तबाह हो जाता है और डॉक्टर की दवा, उसने खुराक बढ़ा दी। कहा कि शुक्रवार को जो हुआ था उसकी भरपाई करना जरूरी था। रिया भौहें चढ़ाती है। भरपाई? उसे जुड़वा बच्चों के सोने की भरपाई करने की क्या जरूरत थी? ठीक 7 बजे प्रिया आ जाती है। वह अलग है। प्रिया दालान में इंतजार कर रही है, दोनों हाथ क्रॉस किए, चेहरे पर उदासी का भाव। रिया, है ना? हाँ डॉक्टर, मुझे कुछ साफ कर देना है। आप किसी भी हालत में इस घर में बच्चों को छू नहीं सकती। वे नाजुक बच्चे हैं जो समय से पहले पैदा हुए हैं। कोई भी अनुचित संपर्क गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो बस मदद की। आपने बिल्कुल भी मदद नहीं की। आपने एक समस्या खड़ी कर दी। बच्चों ने पूरा सप्ताहांत बेचैनी में बिताया क्योंकि उनके शरीर बदल गए थे। सस्ते परफ्यूम, सफाई के उत्पाद बैक्टीरिया की तरह बदल गए। आप घरों की सफाई का काम करती हैं, है ना? आपके हाथों में ऐसे कीटाणु होते हैं जो शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। प्रिया का हर शब्द रिया के मुंह पर तमाचे जैसा है। डॉक्टर इतने अधिकार से बोलते हैं कि सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। समझी? बच्चों को मत छुओ, नहीं, उनके कमरे में जाओ। अगर मुझे पता चला कि तुमने अवज्ञा की है तो मैं मिस्टर राज से कह दूंगी कि तुम्हें तुरंत भेज दें। हाँ डॉक्टर, अच्छा, अब मैं अपने मरीजों का ध्यान रखूंगी। प्रिया जुड़वा बच्चों के कमरे में दाखिल होती है और दरवाजा बंद कर देती है। रिया दालान में खड़ी है, शर्मिंदा और उलझन में। क्या उसने सचमुच कुछ गलत किया? क्या उसने गलती से बच्चों को चोट पहुंचा दी? कमरे के अंदर प्रिया अपने पर्स से एक सिरिंज निकालती है, लेकिन यह वही नहीं है जो राज ने टोकरी में देखी थी। यह सिरिंज अलग है, जिसमें एक साफ तरल भरा है जो बिल्कुल भी आराम नहीं देता। अब इस छोटी सी समस्या का समाधान करते हैं। वह फुसफुसाते हुए अनन्या की बोतल में पानी डालती है। यह तरल एक हल्का बेस्वाद उत्तेजक है जो बच्चों को घंटों बेचैन रखता है। जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद से प्रिया 3 महीने से छोटी खुराक ले रही है। उसकी योजना सरल थी, बच्चों को अपनी दवा पर निर्भर रखना, राज के लिए अपरिहार्य बनना, और जब सही समय आए तो इलाज खोजकर कृतज्ञता से उससे शादी कर लेना। लेकिन शुक्रवार को एक अनजान सफाई करने वाली महिला ने 3 साल की योजना को लगभग ध्वस्त कर दिया। आज प्रिया ने खुराक दोगुनी कर दी। जुड़वा बच्चों के लिए यह हफ्ता बहुत बुरा होने वाला है, और जब वह दवा में फिर से बदलाव करेगी तो राज कृतज्ञता में उसके चरणों में गिर पड़ेगा। लो मेरे नन्हे मुन्नों, वह बच्चों से फुसफुसाती है। डैडी देखेंगे कि केवल आंटी प्रिया ही आपकी देखभाल कर सकती हैं। अनन्या और आयशा अनजाने में जहर की बोतलें पी जाती हैं। 1 घंटे में प्रभाव शुरू हो जाएगा। 2 घंटे में वे पहले कभी नहीं की तरह चीख रहे होंगे। इससे पहले दालान में रिया फर्श साफ कर रही है, कराहें सुन रही है जो पहले से ही तेज हो रही हैं। उसका दिल बैठ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। उसे मना किया गया है। सुबह 10 बजे राज ऑफिस से घर आता है और अपनी बेटियों को किसी भी अन्य की तुलना में बदतर संकट में पाता है। प्रिया, वह फोन पर चिल्लाता है, वे बहुत खराब हैं। आपने उन्हें कौन सी दवा दी? शांत हो जाओ राज, यह सामान्य है। शुक्रवार के संपर्क की वजह से उसका शरीर बदल गया था। अब मैं इसे ठीक कर रहा हूं। यह ठीक होने से पहले खराब हो जाएगा, यह बदतर हो जाएगा, दुर्भाग्य से। हाँ, लेकिन मेरा विश्वास करो, आज मंगलवार है और वे रविवार से ठीक से सोए नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मर जाएंगे। वह खुद से फुसफुसाता है, उसकी आवाज निराशा से रूंधी हुई है। दालान में रिया सब कुछ सुन रही है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह जानती है कि वह मदद कर सकती है,
वह जानती है कि जुड़वां बच्चे उसकी गोद में शांत हो जाएंगे, लेकिन उसे उन्हें छूने की मनाही है। तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है। बाथरूम के कूड़ेदान में उसे बच्चों की शामक दवा की एक खाली बोतल दिखाई देती है, वही दवा जो डॉक्टर ने कहा था कि उसने बच्चियों को दी थी। अगर उसने शामक दवा दी थी तो रिया सोचती है, तो बोतल कूड़ेदान में खाली क्यों पड़ी है और बच्चियों की हालत इतनी खराब क्यों कर रही है? रिया के दिल में शक का बीज पनपने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो अगर वह व्यक्ति जिसे जुड़वां बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, वही उन्हें असल में तकलीफ दे रहा हो? बच्चों की चीखें हवेली में मदद की पुकार की तरह गूंजती हैं। एक ऐसी चीख जिसे सिर्फ रिया ही समझती है, लेकिन जिस पर उसे प्रतिक्रिया देने की मनाही है। वे मरने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज फोन पर प्रिया पर चिल्लाएगा। और पहली बार रिया सोचती है, क्या सचमुच यही इरादा है? बुधवार दोपहर, रिया हवेली के नीचे काम कर रही है और जुड़वां बच्चों के रोने की आवाज सुन रही है, जो लगातार 8 घंटे से नहीं रुका है। यह एक ऐसी आवाज है जो उसकी रूह को चीर देती है, खासकर इसलिए क्योंकि वह जानती है कि वह मदद कर सकती है। सीता अपनी नोटबुक हाथ में लिए और चिंतित भाव लिए रसोई में आती है। मिस, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं? जरूर मिस सीता, मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है। बच्चियां तभी ठीक हुई जब आपने शुक्रवार को उनकी देखभाल की, फिर सप्ताहांत में उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। रिया सफाई बंद कर देती है और हाउसकीपर की तरफ देखती है। हाउसकीपर को भी ये बहुत अजीब लगा। और एक और बात, सीता ये सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखती है कि कोई सुन तो नहीं रहा। मैं यहां 20 साल से काम कर रही हूं, मैंने कभी किसी बच्चे को इतना रोते नहीं देखा। तो ये सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, डॉक्टर अब हमेशा हर दिन यहां आती हैं, लेकिन लड़कियों के जन्म से पहले वह केवल तभी दिखाई दी जब बॉस ने बुलाया। रिया को लगता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह पागल नहीं है, वास्तव में कुछ गड़बड़ है। सुश्री सीता, आप इस नोटबुक में सब कुछ लिखती हैं, है ना? हाँ, मैं लिखती हूं, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं लिखती हूं कि कौन आता है और कौन जाता है, कितने बजे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर किस समय आते हैं और किस समय बच्चियां ज्यादा रोने लगती हैं? सीता नोटबुक खोलती है और पन्ने पलटती है। यहां देखें, सोमवार को डॉक्टर 7 बजे आए, 7:30 बजे दवा दी, बच्चियां पागलों की तरह चिल्लाने लगी, 8:30। और कल मंगलवार को डॉक्टर 7 बजे आए, 7:15 बजे दवा दी, बच्चियां 8:15 बजे घबराने लगी, हमेशा दवा के 1 घंटे बाद, हमेशा। मिस सीता, क्या आपने देखा कि डॉक्टर कौन सी दवा कूड़ेदान में फेंक देते हैं? आपका क्या मतलब है? मैंने बाथरूम के कूड़ेदान में बेबी ट्रैंक्विलाइजर की कुछ बोतलें देखी। अगर वह बच्चों को ट्रैंक्विलाइजर दे रही है तो कूड़ेदान में खाली बोतलें क्यों हैं? सीता सोच में पड़ गई। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो यह थोड़ा अजीब लग रहा है। जो दवा आपने इस्तेमाल ही नहीं की, उसे क्यों फेंकना? तभी सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। राज नीचे भागा, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी कमीज पर सिलवटें थीं। सीता, प्रिया कहाँ है? मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह आज नहीं आई बॉस, बच्चियां 8 घंटे से चिल्ला रही हैं। 8 घंटे? सीता, अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें दौरे पड़ जाएंगे। उसकी बेचैनी देखकर रिया की छाती में जकड़न महसूस हुई। सर, राज, वह धीरे से बोली, क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूं? क्या होगा अगर तुम आज उन्हें दवा न देकर सिर्फ यह देखने की कोशिश करो कि क्या फर्क पड़ता है? राज उसे ऐसे देखता है मानो उसने कोई पागलपन भरा सुझाव दिया हो। रिया, वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें दवा की जरूरत है। प्रिया ने समझाया कि उनके शरीर, जैसा उसने कहा, बदल गए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अगर दवा ही नुकसान पहुंचा रही है रिया? राज ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। प्रिया एक प्रशिक्षित डॉक्टर है, वह जानती है कि वह क्या कर रही है। रिया अपना सिर नीचे कर लेती है।
लेकिन उसके मन में शक बढ़ता ही जाता है। फोन बजता है और राज उसे उठाने के लिए दौड़ता है। प्रिया, भगवान का शुक्र है, तुम्हें तुरंत यहां आना होगा। बच्चियां बहुत बुरी हैं, शांत हो जाओ राज, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इस बीच तुम उन्हें दवा की एक और खुराक दे सकती हो, ये फ्रिज में है। राज रसोई में जाता है और उसे खोलता है। वह साफ तरल की एक शीशी निकालता है। सीता, आओ और बच्चों को दवा देने में मेरी मदद करो। रिया सब कुछ देखती है और एक फैसला लेती है। उसे पता लगाना है कि असल में क्या हो रहा है। 2 बजे, शाम के 1 बजे वह लिविंग रूम की खिड़की पर खड़ी होकर खिड़कियां साफ करने का नाटक करती है। वहां से उसे ऊपर जुड़वा बच्चों का कमरा दिखाई देता है। 15 मिनट बाद प्रिया आती है। रिया देखती है कि वह उतनी चिंतित नहीं दिख रही जितनी दिखनी चाहिए, बल्कि वह राहत की सांस भी ले रही है। खिड़की से रिया प्रिया को जुड़वा बच्चों के कमरे में आते हुए देख सकती है। वह देखती है और जो कुछ भी देखती है उससे वह स्तब्ध रह जाती है। प्रिया बच्चों की जांच नहीं करती, उनका तापमान नहीं जांचती, उनकी धड़कनें नहीं सुनती, कुछ भी नहीं। वह बस अपने मेडिकल बैग से कुछ निकालती है और उनकी बोतलों पर लगाती है। सुश्री, सीता, रिया धीरे से पुकारती है। आओ और कुछ देखो। सीता खिड़की के पास पहुंचती है। क्या है? ऊपर देखो। डॉक्टर लड़कियों की जांच नहीं कर रही है, बस उनकी बोतलों से छेड़छाड़ कर रही है। सीता देखती है और भौहें चढ़ा लेती है। कितना अजीब है, एक डॉक्टर को दवा देने से पहले उनकी जांच नहीं करनी चाहिए। तभी वे प्रिया को कमरे से बाहर जाते और दालान में राज से बात करते देखते हैं। वे सुन नहीं सकते, लेकिन उसके हाव भाव से लगता है कि वह उसे किसी बात का भरोसा दिला रही है। सुश्री सीता, जब डॉक्टर जाए तो क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि उन्होंने कौन सी दवा छोड़ी है? हाँ, मैं कर सकती हूं। 1 घंटे बाद प्रिया घर से निकल जाती है। सीता और रिया ऊपर जुड़वा बच्चों के कमरे में जाती हैं। ये देखो, सीता फ्रिज में रखी बोतल की ओर इशारा करती है। वह हमेशा यही छोड़ जाती है। रिया बोतल उठाती है और लेबल पढ़ती है। नेचुरल बेबी कामिंग। वह उसे जोर से पढ़ती है। लेकिन यह तो देखो मिस सीता, वह बोतल का पिछला हिस्सा दिखाती है। ढक्कन टूटा हुआ है, किसी ने इसे खोला और फिर से बंद कर दिया। आपको कैसे पता? मैं सालों से घर साफ करती आ रही हूं। मैंने इन चीजों पर ध्यान देना सीख लिया है। किसी ने इस बोतल के साथ छेड़छाड़ की है। सीता ध्यान से देखती है। आप सही कह रही हैं, ढक्कन थोड़ा टेढ़ा है। तभी उन्हें पालनों से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। अनन्या और आयशा फिर से बेचैन होने लगती हैं। दवा के 1 घंटे बाद रिया फुसफुसाती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने लिखा था। हे भगवान सीता, वह फुसफुसाती है। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं मिस सीता? क्या? कल जब डॉक्टर आए तो मान लेना कि आप कमरे में कुछ भूल गए हैं और उन्हें बिना देखे दवाइयों से खिलवाड़ करते देखना। और अगर उन्हें पता चल गया तो हम समझ जाएंगे कि वाकई कुछ गड़बड़ है। गुरुवार सुबह 6:30 बजे रिया काम पर पहुंचती है, यह जानने के लिए उत्सुक कि जुड़वां बच्चों ने रात कैसे बिताई। सीता ने दरवाजे पर राहत भरे भाव से उनका स्वागत किया। मिस, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां हैं। आपकी रात कैसी रही? बॉस ने कल रात उन्हें दवा नहीं दी। और जानते हो क्या हुआ? क्या? बच्चियां लगातार 6 घंटे सोई। 6 घंटे, महीनों में पहली बार। रिया को राहत और अपने शक की पुष्टि का मिला जुला एहसास हुआ। और आज सुबह वे अभी भी सो रही हैं, लेकिन डॉक्टर आधे घंटे पहले आ गई थी। वह ऊपर है। क्या आपको उनकी एक झलक मिली? मुझे मिली, और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने क्या देखा। सीता रिया को रसोई के एक कोने में खींचकर फुसफुसाती है। उसने अपने बैग से एक सिरिंज निकाली और दवा की शीशी में कुछ इंजेक्ट किया, कुछ ऐसा जो वो बाहर से लाई थी। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। मैंने देखा कि उसने शीशी के ढक्कन में सिरिंज से छेद किया और एक साफ तरल इंजेक्ट किया। हे भगवान, और भी बहुत कुछ है। लगाने के बाद उसने अपनी जीभ पर एक बूंद लगाई। उसने यह देखने के लिए टेस्ट किया कि उसका स्वाद अच्छा है या नहीं। मैंने उसके चेहरे पर स्वीकृति के भाव देखे, मानो यह देख रही हो कि कहीं उसका स्वाद नजर तो नहीं आ रहा। रिया का खून ठंडा पड़ गया।
एक डॉक्टर को जीभ पर दवा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती जब तक कि वो कोई ऐसी चीज ना मिला रही हो जो उसमें नहीं होनी चाहिए। मिस सीता, हमें मिस्टर राज से बात करनी है। वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमें और सबूत चाहिए। तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। प्रिया रसोई में एक मुस्कान के साथ प्रकट हुई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। सभी को सुप्रभात। लड़कियां आज बहुत अच्छी हैं, परियों की तरह सो रही हैं। वाह, बहुत बढ़िया। डॉ सीता ने अपनी बात छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैं सामान्य दवा ही रहने दूंगी। आप इसे हर 4 घंटे में लगा सकती है। प्रिया घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार रिया को कुछ ऐसा नजर आता है जो उसने पहले नहीं देखा था। डॉक्टर के पास 2 बैग हैं, एक सरकारी मेडिकल बैग और एक छोटा कूलर बैग। मिस सीता, क्या आपने वो कूलर बैग देखा? हाँ, देखा। डॉक्टर मरीजों के घर कूलर बैग ले जाते हैं। मुझे तो नहीं पता। आम दवाइयों को खास रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होती। राज रसोई में आता है। पिछले कुछ दिनों से काफी बेहतर लग रहा है। सीता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लड़कियां रात भर समाप्त सोई। अच्छा बॉस, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? प्रिया ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नई दवा असर कर रही है। रिया और सीता एक दूसरे को देखती हैं। उन्हें पता है कि दवा का असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी कमी का असर हुआ। मिस्टर राज, रिया सोचती है, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ तभी आराम मिला जब उन्होंने अपनी रात की दवा नहीं ली? लेकिन उन्होंने ली थी। प्रिया ने फॉर्मूला ठीक कर दिया, लेकिन आपने खुद कहा था कि आपने उन्हें कल रात दवा नहीं दी थी। राज रुक जाता है और सोचता है, हाँ, मैंने उन्हें नहीं दी। मैं तो भूल ही गया था, मैं बहुत थका हुआ था और वे ठीक हो गई। इत्तेफाक। मिस्टर राज, सीता भी बीच में बोलती है, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? बिल्कुल। यहां काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। मैंने निरीक्षण करना सीख लिया है और कुछ चीजें हैं जो मेरा ध्यान खींच रही हैं। कौन सी चीजें? डॉक्टर हमेशा दवा को यहां छोड़ने से पहले उसे हिलाते हैं और बच्चियों की हालत हमेशा बिगड़ जाती है। दवा लेने के ठीक 1 घंटे बाद राज भौचक्का हो जाता है। सीता, तुम जो कह रही हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं बॉस। मैं बस वही बता रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। उसी समय ऊपर से जुड़वां बच्चियों का रोना फिर से शुरू हो जाता है। अनन्या और आयशा जाग चुकी हैं और पहले से ही बेचैन हो रही हैं। लो, राज आह भरता है, मैं उन्हें दवा दे दूंगी। मिस्टर राज, रिया जल्दी से कहती है, क्या होगा अगर हम उन्हें दिए बिना फिर से कोशिश करें? बस सुनिश्चित करने के लिए। रिया, प्लीज बस आज। अगर उनकी हालत ज्यादा बिगड़ती है तो तुम उन्हें तुरंत दवा दे सकती हो। राज असमंजस में है। एक तरफ प्रिया के डॉक्टर की सलाह, दूसरी तरफ उनकी अपनी आंखों का सबूत। ठीक है, लेकिन अगर उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो मैं उन्हें दवा दे दूंगी। रिया के सीने में उम्मीद की किरण जगी। शायद आज उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। सुबह 10 बजे कुछ अनोखा होता है। रोती हुई दोनों बच्चियां बिना किसी दवा, बिना किसी हस्तक्षेप के, बस अपने पिता के स्नेह और सामान्य देखभाल से धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। राज अपनी शांत बेटियों को देखते हुए फुसफुसाता है। क्या अब तुम्हें लगता है कि उस दवा में कुछ गड़बड़ है? रिया पूछती है। राज फोन उठाने ही वाला होता है कि फोन बज उठता है। राज, प्रिया है। बच्चियां कैसी हैं? क्या वे ठीक हैं? बढ़िया। क्या तुमने उन्हें समय पर दवा दी? राज रिया और सीता की तरफ देखता है जो सिर हिलाती है। हाँ दी, बढ़िया। मैं आज दोपहर वहां जाऊंगा ये देखने के लिए कि वे नए इलाज पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं। जब राज फोन रखता है तो रिया को एहसास होता है कि उसने प्रिया से झूठ बोला था। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं किसी डॉक्टर पर जो तुम सोच रही हो उसका आरोप लगाने से पहले किसी बात की पुष्टि करना चाहती हूं। और हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं? राज एक पल के लिए चुप हो जाता है। चलो दवा की जांच करते हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे राज, रिया और सीता रसोई में हैं और प्रिया द्वारा छोड़ी गई दवा की शीशी को देख रहे हैं। हम इसकी जांच कैसे करेंगे? राज पूछता है।
मेरा भाई फार्मेसी में तकनीशियन है, सीता कहती है। वह बिना किसी को पता चले इसकी जांच कर सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। एक और तरीका है, रिया बीच में ही बोलती है। हम देख सकते हैं कि बच्चियां दिन भर दवा के साथ और बिना दवा के कैसी प्रतिक्रिया देती है। कैसे? आसान है। हम दिन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सुबह वे दवा नहीं लेती। दोपहर में जब डॉक्टर आते हैं हम उन्हें दवा देते हैं और फर्क देखते हैं। राज इस प्रस्ताव पर विचार करता है। अगर वे बीमार पड़ गईं तो क्या होगा? फिर हम तुरंत रुकेंगे और किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं। पूरी सुबह जुड़वां बच्चियां शांत रहती हैं, सामान्य रूप से बाथरूम जाती हैं, बिना किसी परेशानी के स्तनपान करती हैं और जब उन्हें सोना चाहिए तब सोती हैं। स्वस्थ शिशु व्यवहार। दोपहर 2:30 बजे प्रिया दोपहर की जांच के लिए आती है। मेरे छोटे मरीज कैसे हैं? राज उसे ध्यान से देखते हुए जवाब देता है। बहुत बढ़िया, दवा बिल्कुल सही काम कर रही है। फिर प्रिया ऊपर जुड़वां बच्चों के कमरे में जाती है। राज, रिया और सीता नीचे इंतजार करते हैं। आधे घंटे बाद प्रिया नीचे आती है। ठीक है, मैंने उन्हें दोपहर की खुराक दे दी है। अब वे बिल्कुल शांत हो जाएंगे। प्रिया के घर से निकलते ही तीनों ऊपर कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। जुड़वां बच्चे अपने पालने में हैं, बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं, लेकिन राज को कुछ नजर आता है। उनकी आंखों को देखो। अनन्या और आयशा की आंखें सामान्य से ज्यादा चौड़ी हैं, आधी धुंधली, मानो वे कुछ ऐसा देख रही हों जो वहां है ही नहीं। क्या यह सामान्य है? राज पूछता है। नहीं, रिया जवाब देती है। एक सामान्य बच्चे को ऐसी नजर नहीं आती। 15 मिनट बाद घड़ी की सुई की तरह रोना शुरू हो जाता है, लेकिन यह किसी सामान्य बच्चे का रोना नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का हताश रोना है जिसे कुछ बुरा लग रहा है। अब मुझे पक्का पता चल गया है, राज गुस्से से कांपते हुए बोलता है। वह मेरी बेटियों को झड़ दे रही है। हम क्या करेंगे? सीता पूछती है। चलो साबित करते हैं। राज फोन उठाता है और अपने एक जानने वाले प्राइवेट डॉक्टर को फोन करता है। अर्जुन, मैं राज फराज बोल रहा हूं। मुझे अपनी बेटियों की जांच के लिए आपको तुरंत अपने घर आने की जरूरत है। नहीं, यह कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जरूरी है। आप आज ही आ सकते हैं। राज फोन पर बात कर रहा था, तभी रिया को बगीचे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और प्रिया को पेड़ के पीछे खड़ी घर को देखते हुए देखा। मिस सीता, वह फुसफुसाई, बाहर देखो। सीता देखती है और पीली पड़ जाती है। वह हम पर जासूसी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमने कुछ पता लगा लिया है। उसी समय राज फोन रख देता है। अर्जुन, 4 बजे यहां आइए। हम पता लगाएंगे कि लड़कियों के खून में क्या है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रिया ने खुली खिड़की से सब कुछ सुन लिया है और वह अपना अगला कदम पहले से ही तय कर रही है। 2:45 बजे अर्जुन के आने से 15 मिनट पहले फोन बजता है। राज, यह पड़ोस का पुलिस स्टेशन है। हमें आपके घर के बारे में एक गंभीर शिकायत मिली है। कैसी शिकायत? किसी ने रिपोर्ट किया है कि आपका एक कर्मचारी आपकी बेटियों को बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां दे रहा है। राज ठिठक गया। यह झूठ है सर। हमें जाकर इसकी जांच करनी होगी। यह प्रोटोकॉल है, लेकिन हम रास्ते में हैं। राज ने फोन रख दिया और निराश होकर रिया और सीता की तरफ देखा। किसी ने हमारी शिकायत की है। किसने? रिया पूछती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जवाब पहले से ही पता है। 20 मिनट बाद 2 पुलिस गाड़ियां हवेली के सामने आकर रुकती है। 4 पुलिस अधिकारी जुड़वां बच्चों के कमरे में जाते हैं, जहां वे राज, रिया और सीता को रोते हुए बच्चों की देखभाल करते हुए पाते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा कर्मचारी जिम्मेदार है? सार्जेंट पूछता है। कोई नहीं, राज जवाब देता है। बच्चों की देखभाल एक डॉक्टर कर रहा है। हमें जानकारी मिली है कि यह महिला, वो रिया की ओर इशारा करता है, बिना अनुमति के दवाइयां दे रही है। यह झूठ है। तभी प्रिया एक और अधिकारी के साथ दरवाजे पर आती है। सार्जेंट, जैसा कि मैंने फोन पर बताया था,
मुझे सबूत मिले हैं कि यह कर्मचारी बच्चों को नशीला पदार्थ दे रहा है। वह अपना मेडिकल बैग खोलती है और दवाइयों की एक शीशी निकालती है। मुझे ये उसके घर में छिपी हुई मिली। रिया चौंक जाती है। यह मेरी नहीं है। मैंने जिंदगी में यह शीशी कभी नहीं देखी और यह भी मुझे मिली। प्रिया एक कागज दिखाती है, दवाइयों की खुराक पर उसके नोट्स। राज अधिकारी के हाथ से कागज ले लेता है। यह अनन्या और आयशा के इलाज का एक जाली पर्चा है जिस पर डॉ रिया सिल्वा के हस्ताक्षर हैं। रिया, राज फुसफुसाता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर राज, मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये कभी नहीं लिखा। मुझे तो पर्चा लिखना भी नहीं आता। मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। मैडम, सार्जेंट कहता है, आपको हमारे साथ बयान देने आना होगा। नहीं, मैं निर्दोष हूं। उसी ने ये चीजें रखी हैं। लेकिन जैसे ही रिया को ले जाया जाता है, प्रिया राज के पास आती है। मुझे माफ करना राज, मुझे पता है। उसे उस पर भरोसा था, लेकिन वह अपनी बेटियों को खतरे में नहीं डाल सकता था। राज जुड़वां बच्चों को देखता है जो अभी भी रो रहे हैं, और प्रिया को भी, जो अब उसे लगता है कि एकमात्र ऐसी इंसान है जिस पर उसे भरोसा हो सकता है। वह डॉक्टर के चेहरे पर संतुष्टि की हल्की मुस्कान नहीं देख पाता। शुक्रवार सुबह 8 बजे रिया एक ठंडी पुलिस कोठरी में एक अंतहीन रात के बाद जागती है। उसने जांचकर्ताओं को घंटों समझाने की कोशिश की कि वह किसी साजिश का शिकार हुई है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सिल्वा, मुलाकात। पुलिस अधिकारी चीखता है। वह उठती है, उम्मीद करती है कि राज या शायद डॉ अर्जुन मिलेंगे जो उसकी बेगुनाही की पुष्टि कर सकें, लेकिन वहां उसकी मां श्रीमती मीरा सैंटोस थीं। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल था। मां, रिया फुसफुसाती है, मुझे मां मत कहो। श्रीमती मीरा भड़क उठती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक छोटे बच्चे को जहर दे दो। मां, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने मुझे फंसाया है। झूठ बोलना बंद करो। यह अखबार में था, टीवी पर था। हमारी गली में हर कोई जानता है कि तुमने नकली दवा का पर्चा बनाया था। रिया को लगता है कि दुनिया टूट गई है। अगर उसकी अपनी मां उस पर विश्वास नहीं करती तो कौन करेगा? मां, प्लीज बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने हमारे परिवार को शर्मसार कर दिया है। तुम्हारे भाई घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन मैं कसम खाती हूं, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। श्रीमती मीरा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रिया खुद को कोठरी के फर्श पर गिरा लेती है और ऐसे रोती है जैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं रोई। दोपहर के बीच में सरकारी वकील उससे बात करने आता है। वह एक थका हुआ आदमी है जिसने ऐसे कई मामले देखे हैं। रिया, मैं तुमसे साफ साफ कहूंगा, स्थिति जटिल है। उनके पास तुम्हारे खिलाफ भौतिक सबूत है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। देखो, दवा के पर्चे में हेराफेरी करना एक गंभीर अपराध है। इसके परिणाम स्वरूप 2 से 8 साल की जेल हो सकती है। किसी ने यह सब रखा है। डॉक्टर ने यह सब रचा है। तुम्हारे पास सबूत है। रिया चुप रहती है। तुम कोठरी के अंदर से कुछ कैसे साबित कर सकती हो? बच्चों का क्या? वह पूछती है कि वे कैसे हैं। यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। मेरा काम आपको उस अपराध से बचाना है जो आपने कथित तौर पर किया है। कथित तौर पर। खैर, तकनीकी रूप से आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित न हो जाए। फैसला सुनाया, लेकिन सबूत, उसे सजा पूरी करने की जरूरत नहीं है। रिया समझती है कि उसका अपना वकील भी उस पर विश्वास नहीं करता। उस रात एक बड़ी कैदी सेल में उसके पास आती है। पहली बार यहां? मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। क्या अपराध? वे कहते हैं कि मैंने बच्चों को नशीला पदार्थ देने के लिए एक नकली दवा बनाई। महिला ने घिनौना चेहरा बनाया। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना यहां गंभीर मामला है। अगर आपने वास्तव में ऐसा किया है तो मैंने नहीं किया। मैं उन बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। तो किसी ने आपको धोखा दिया, और आपको अच्छी तरह से धोखा दिया। रिया एक और रात बिना सोए बिताती है, अनन्या और आयशा के बारे में सोचती हुई। क्या वे फिर से रो रही हैं? क्या प्रिया ने उन्हें फिर से उत्तेजक दवाएं देना शुरू कर दिया है? क्या राज ने कुछ नोटिस किया है? शनिवार की सुबह
वे बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई में हैं, तेज बुखार से कराह रही हैं। डॉक्टरों को लगता है कि यह आपकी दी हुई दवा का ओवरडोज है। रिया चीखती है और कोठरी की सलाखों की ओर भागती है। नहीं, मैंने उन्हें कोई दवा नहीं दी। मुझे बाहर निकालो, मुझे किसी से बात करनी है। चुप रहो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। वे मरने वाली हैं, तुम समझ नहीं रही हो। डॉक्टर ही उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं। वहां मौजूद सभी लोगों के लिए वह बस एक और अपराधी है जो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। रिया खुद को कोठरी के फर्श पर गिराकर सिसकती है। अनन्या और आयशा मर रही हैं, और जो उन्हें बचा सकता है वह जेल की कोठरी में बंद है। बाहर अस्पताल के गलियारों में राज पागलों की तरह टहल रहा है। उसकी बेटियां जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये कैसे हुआ प्रिया? वह 10वीं बार पूछता है। राज, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। सफाई करने वाली महिला उन्हें हफ्तों से दवा दे रही है। उनके शरीर में दवा जमा हो गई है और अब वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन वे ठीक हो रही थीं। यह दवा का असर था। अब जबकि हमने उन्हें दवा देना बंद कर दिया है, उनके शरीर में नशा उतरने की समस्या आ रही है। राज इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। प्रिया एक डॉक्टर है, वह जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसे यह नहीं पता कि इस समय प्रिया जुड़वां बच्चों को उत्तेजक दवाओं की और भी ज्यादा खुराक दे रही है। उसकी योजना सरल है, बच्चों को इतना बीमार कर देना कि जब वह उन्हें ठीक कर दे तो वह हताशा और कृतज्ञता में उससे शादी कर ले। जेल में रिया को और भी विनाशकारी खबर मिलती है। सिल्वा, तुम्हारा मामला राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। अब तुम ब्राजील में सबसे ज्यादा नफरत की शिकार महिला हो। और यह सच था। एक व्यापारी के जुड़वां बच्चों को जहर देने वाली सफाई कर्मी की कहानी हर टीवी चैनल पर थी। तुम्हारी तस्वीर हर अखबार और वेबसाइट पर थी। न्याय की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुए। बच्चों का हत्यारा कोई सड़क से चिल्लाता है, इसे जेल में डालो। रिया अपनी कोठरी के कोने में सिमट गई। उसका जीवन एक सार्वजनिक नरक बन गया है, जबकि असली अपराधी के साथ बच्चों को बचाने की कोशिश करने के लिए एक नायिका जैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब अनन्या कोठरी में सड़ रही है, अनन्या और आयशा उसी की बाहों में मर रही हैं जिसने उन्हें जहर दिया था। हे भगवान, वह कोठरी के अंधेरे में फुसफुसाती है, अगर तुम सच में हो तो इन बच्चों की रक्षा करो। वे इसके लायक नहीं हैं और किसी वजह से। चमत्कार शहर के उस पार कोई ऐसे सवाल पूछने लगा है जिनकी प्रिया ने उम्मीद नहीं की थी। रविवार सुबह 6 बजे सेंट जोसेफ अस्पताल में राज 36 घंटों से अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ रहा है। अनन्या और आयशा बाल चिकित्सा आईसीयू में है। मॉनिटर चिंताजनक लक्षण दिखा रहे हैं, बुखार जो कम नहीं हो रहा है और छोटे छोटे दौरे जो लगातार आ रहे हैं। वे कैसी हैं डॉक्टर? राज ने उपस्थित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ मोहन से पूछा। स्थिर, लेकिन अभी भी चिंताजनक। कल सुबह हमें विश्व विज्ञान के नतीजे मिलेंगे और तब तक हम उन्हें हाइड्रेटेड रखेंगे और उनकी निगरानी करेंगे। उनके शरीर को जो कुछ भी है उसे प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने की जरूरत है। राज अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। 3 दिन बिना ठीक से सोए, बिना खाए, किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। प्रिया कॉफी लेकर आती है। राज, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं नहीं कर सकती। उन्हें देखो प्रिया, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन वे ठीक हो जाएंगे। मेरा विश्वास करो। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मैं इस तरह के जहर से वाकिफ हूं। मैंने ऐसे ही मामले देखे हैं। और राज को यह नहीं पता कि प्रिया झूठ बोल रही है। उसने ऐसा कोई मामला पहले कभी नहीं देखा क्योंकि उसने खुद यह स्थिति पैदा की है। सीता जुड़वां बच्चों से मिलने आती है। 20 साल से परिवार की कर्मचारी होने के नाते उसे अनुमति मिल गई। उन्होंने रात कैसे बिताई बॉस? बुरा, सीता बहुत बुरा। और रिया, तुम अभी तक उससे मिलने नहीं गई हो। उसके बाद राज असहज लग रहा है। बॉस, सीता धीरे से बोलती है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परिवार को इतने लंबे समय से जानता है। बोलो।
मैंने रिया को उन लड़कियों के साथ देखा। मैंने देखा कि वह किस तरह से परवाह करती थी, उसका स्नेह कैसा था। वह महिला कभी किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सबूत सबूत गढ़े जा सकते हैं बॉस, लेकिन दिल नहीं। और लड़कियों के साथ उसका दिल साफ था। राज सोच में पड़ गया। अंदर ही अंदर उसे भी शक है। सीता, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें कम से कम उसकी बात तो सुननी चाहिए। प्रिया, जो अपने मोबाइल में व्यस्त थी, बातचीत सुन लेती है और सतर्क हो जाती है। राज, वह बीच में बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब लड़कियों पर ध्यान देना बेहतर है? यह औरत तुम्हें और परेशान ही करेगी। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन सीता हार नहीं मानेगी। बॉस, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता? जरूर। रिया की गिरफ्तारी के बाद से क्या लड़कियों की हालत बेहतर हुई है या बदतर? यह सवाल एक बड़ा धमाका है। राज ने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उनकी हालत और बिगड़ गई। तो क्या यह अजीब नहीं है? अगर वह सचमुच उन्हें झर दे रही थी, तो क्या उसके बिना वे ठीक नहीं हो जानी चाहिए थीं? प्रिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सीता का सवाल खतरनाक है। सीता, वह चिकित्सकीय अधिकार के साथ जवाब देती है, जर इस तरह से काम नहीं करता। शरीर को पदार्थों को बाहर निकालने में समय लगता है। ठीक होने से पहले उनका बिगड़ना सामान्य है। ओह, मैं समझ गई। लेकिन सीता को कुछ समझ नहीं आया। दरअसल वह और भी ज्यादा शंकित हो गई। बॉस, प्रिया के जाते ही वह फुसफुसाती है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम रिया से तो बात करनी चाहिए, बस यकीन के लिए? राज अपनी बेटियों को जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका हुआ देखता है। ठीक है, लेकिन बस एक बार और हमेशा के लिए कहानी साफ करने के लिए। उन्हें क्या पता कि यह फैसला 3 साल के झूठ को तोड़ना शुरू कर देगा। सोमवार सुबह 10 बजे राज पुलिस स्टेशन के मुलाकात कक्ष में बैठा है, घबराया हुआ और गुस्से में, लेकिन उत्सुक भी। जब रिया आती है तो वह उसके बदलाव को देखकर चौंक जाता है। 4 दिनों में वह बूढ़ी हो गई लगती है। दुबली पतली, गोरी, आंखों के नीचे काले घेरे जो खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। मिस्टर राज, वह धीरे से कहती है, रिया, लड़कियां कैसी हैं? वे जो कह रही हैं उसके बाद तुम्हें क्या परवाह, क्योंकि मैं उन्हें इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। राज उसके चेहरे को देखता है। उसे कोई द्वेष, कोई झूठ नहीं, बल्कि असली दर्द दिखाई देता है। रिया, मुझे कुछ समझाओ। अगर तुम सच में मेरी बेटियों से प्यार करती हो तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया मिस्टर राज। मैं अपनी मां की आत्मा की कसम खाता हूं कि मैं उन बच्चों को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उन्हें प्रिया द्वारा लगाए गए सबूत मिले। रिया, यह बहुत गंभीर आरोप है, मुझे पता है, लेकिन यह सच है। रिया सब कुछ बताती है। उसने और सीता ने जो पैटर्न खोजे, छेड़छाड़ की गई शीशियां, जिस तरह से जुड़वां बच्चियां हमेशा दवा के बाद बिगड़ती गईं। मिस्टर राज, उसकी बेटियां केवल दवा देने के बाद उत्तेजित हो गईं। आपने गुरुवार को खुद देखा था। क्या आपको याद है राज? यह सच है। जब उसने उन्हें दवा नहीं दी तो बच्चियां ठीक हो गईं। लेकिन प्रिया ऐसा कुछ क्यों करेगी, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह ऐसा कर रही है। आपके पास सबूत है, एक कोठरी के अंदर से। कैसे? राज पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। उसका सिर दौड़ रहा है। रिया के शब्द समझ में आते हैं, लेकिन वे इतने गंभीर हैं। डॉक्टर, कैसी हैं? दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। उनका बुखार थोड़ा कम हो गया है। सच में? हाँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम कल कुछ मॉनिटर हटा दें। राज सोच में पड़ गया। अस्पताल में प्रिया की किसी भी दवा के बिना बच्चियों की हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर, क्या मैं एक तकनीकी सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। अगर कोई बच्चों को उत्तेजित रखने के लिए कोई पदार्थ दे रहा होता तो उसे बंद करने पर वे ठीक हो जाते। मोहन भौहें चढ़ाते हैं। यह पदार्थ पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर वह कोई उत्तेजक पदार्थ होता, उदाहरण के लिए, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते जब वे उसे लेना बंद कर देते। और इसमें कितना समय लगेगा? 2-3 दिन। क्यों? बस जिज्ञासा। लेकिन यह जिज्ञासा नहीं है। राज चीजों को जोड़ने लगा है। तभी प्रिया दालान में प्रकट होती है।
राज, बच्चियां कैसी हैं? और भी अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनका बुखार कम हो गया है। अच्छा, वह जवाब देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई राहत नहीं दिखती। प्रिया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर। आप घर पर बच्चियों को किस तरह की दवा दे रही थी? शांत, स्वाभाविक। क्यों? डॉक्टर ने कहा कि शायद वे इसलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई दवा लेना बंद कर दिया है। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? प्रिया घबरा जाती है। हर मामला अलग होता है राज, आप सामान्यीकरण नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभी कहा कि आपको इस तरह के जहर के बारे में पता था। मुझे पता है, लेकिन हर शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। राज ने देखा कि उसकी प्रतिक्रियाएं मेल नहीं खा रही हैं। प्रिया, क्या तुम आज देने के लिए कोई दवा लाई हो? मैं लाई थी, लेकिन मैं पहले मोहन से बात करूंगा। कौन सी दवा? रिकवरी में मदद के लिए विटामिन सप्लीमेंट। राज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन और ध्यान से देखने का फैसला किया। मंगलवार 8:12 पूर्वाह्न। मोहन ने राज को तुरंत फोन किया। श्री फराज, मुझे आपसे बात करनी है। क्या कुछ हुआ है? आपकी बेटियों के विष विज्ञान परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। राज को पेट में जकड़न महसूस हो रही है और उनके खून में एम्फेटामिन है। एम्फेटामिन एक बहुत तेज उत्तेजक है। शिशुओं में यह ठीक वही लक्षण पैदा कर सकता है जो आपकी बेटियों ने दिखाए थे। डॉक्टर, यह कहां से आया? केवल डॉक्टरों के पास ही शुद्ध एम्फेटामिन उपलब्ध है, और हमने जो स्तर पाया है उसके अनुसार लगभग 2 महीनों से नियमित रूप से दवा दी जा रही है। राज के पैर कांप रहे हैं। 2 महीने पहले प्रिया ने उनका इलाज शुरू किया था। प्रिया कौन है? परिवार के निजी डॉक्टर मोहन। वे गंभीर लग रहे हैं। श्री फराज, मुझे आपको सूचित करना है कि हम इसकी सूचना अधिकारियों को देंगे। यह बच्चों को झर देने का मामला है। तभी प्रिया दालान में प्रकट होती है। राज, आज मेरे छोटे मरीज कैसे हैं? प्रिया, वह नियंत्रित स्वर में कहता है। डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं? किस बारे में मोहन, वह अपना परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर, मैं मोहन हूं, आईसीयू का प्रमुख। मुझे बच्चों को दिए जा रहे इलाज के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करनी हैं। बेशक, हमें उनके खून में एम्फेटामिन मिला। प्रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश करती है। एम्फेटामिन? नामुमकिन। मैंने उन्हें सिर्फ प्राकृतिक शामक दवाएं दी थीं। मैडम, क्या आपके पास उस शामक दवा का नुस्खा है? मेरे पास जरूर है। वह अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन उसे सामान्य से ज्यादा समय लगता है। कितना अजीब है। मुझे लगता है कि मैं इसे ऑफिस में ही भूल गया था। डॉक्टर मोहन आगे कहते हैं, एम्फेटामिन की मात्रा 2 महीने के नियमित इस्तेमाल का संकेत देती है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? यह सफाई करने वाली महिला रही होगी। वही बच्चों को नशीला पदार्थ दे रही थी, लेकिन सफाई करने वाली महिला 5 दिनों से हिरासत में है और उनके खून में एम्फेटामिन का स्तर हाल ही में इसके इस्तेमाल का संकेत देता है। प्रिया अवाक रह जाती है। डॉक्टर, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी हमारी जांच पर नजर रखने के लिए। जांच? नाबालिगों को झर देना एक गंभीर अपराध है। पुलिस आपसे बात करना चाहेगी। तभी प्रिया को एहसास होता है कि उसकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन वह फिर भी कबूल नहीं करती। खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है। यह एक गलतफहमी है। मैं 15 सालों से एक सम्मानित डॉक्टर हूं, इसीलिए यह ज्यादा गंभीर है। मोहन जवाब देते हैं। राज, जो चुपचाप सुन रहा था, आखिरकार बोलता है। प्रिया मेरी आंखों में देखती डिस्टर्शूल है और मुझे सच बताती है। राज, तुम मेरी बेटियों को एम्फेटामिन दे रहे थे। मैं कभी अपनी आंखों में नहीं देखती। प्रिया मेरी नजरें थामने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। मैं समझा सकती हूं। फिर वह समझाती है, लेकिन कबूल करने के बजाय वह भागने की कोशिश करती है। मुझे अपने ऑफिस से दस्तावेज लेने हैं। मैं अभी वापस आता हूं। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मोहन बोलते हैं। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पहले ही सक्रिय हो चुकी है। तभी प्रिया को एहसास होता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है। मंगलवार दोपहर 2 बजे।
अस्पताल के सुरक्षा कक्ष में प्रिया राज, डॉ, मोहन और 2 पुलिस जांचकर्ताओं के बीच बैठी है। वह अब भी सब कुछ नकारने की कोशिश करती है। मैंने इन बच्चों को कभी एम्फेटामिन नहीं दिया, वह जोर देकर कहती है। डॉक्टर, जांचकर्ताओं में से एक कहता है, हमारे पास विश्व विज्ञान रिपोर्ट है, हमारे पास पिता के बयान हैं और नशे के दौरान आप घर में लगातार मौजूद रहती थीं। संयोग? क्या आपके पास बच्चों के खून में एम्फेटामिन होने का कोई कारण है? वह सफाई करने वाली महिला थी। सफाई करने वाली महिला के पास मेडिकल एम्फेटामिन नहीं होते, क्या आपके पास हैं? प्रिया चुप रहती है। राज अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, भगवान के लिए यह झूठ बंद करो। मेरी बेटियां लगभग मर ही गई थीं। मैं नहीं चाहती थी कि वे मरें। उसे एहसास होने से पहले ही सजा सुना दी जाती है। यह उसकी कहानी का पहला मोड़ है। तो तुमने उन्हें कुछ दिया था? अन्वेषक पूछता है। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पीछे हटने की कोशिश करती है। नहीं, मेरा मतलब था कि कोई नहीं चाहता था कि वे मरें। तुमने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, यही था। राज घबराकर खड़ा हो जाता है। प्रिया, तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हें पता है कि आपराधिक जांच में झूठ बोलना तुम्हारे लिए और भी बुरा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो मुझे समझाइए कि मेरी बेटियों की तबीयत तभी क्यों ठीक हुई जब उन्होंने आपकी दवा लेना बंद कर दिया? वे ठीक नहीं हुई, वे ठीक हो गईं। गुरुवार को जब मैंने उन्हें आपकी दवा नहीं दी तो वे रात भर सोती रहीं। क्या यह संयोग था? और यहां अस्पताल में बिना दवा के वे हर दिन ठीक हो रही हैं? प्रिया घिरी हुई है, लेकिन वह अभी भी डटी हुई है। राज, तुम इतने तनाव में हो कि सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है। तभी डॉ, मोहन बीच में आते हैं। डॉक्टर, हमारे पास अस्पताल के सुरक्षा कैमरे हैं। कल रात शिफ्ट बदलने के दौरान आप बच्चों को कुछ देते हुए देखे गए थे। प्रिया का खून ठंडा हो गया है। कौन से कैमरे? आईटी में 24 घंटे निगरानी होती है। हम जानना चाहते हैं कि आपने सुबह 3 बजे क्या दिया था। प्रिया एक और झूठ बोलने की कोशिश करती है। वह आईवी फ्लूइड था। वे निर्जलित थे। आईवी फ्लूइड नर्सों से छिपाने की जरूरत नहीं है। आपने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? प्रिया के पास कोई जवाब नहीं है। जांचकर्ता आगे झुकता है। डॉक्टर, चलिए इसे आपके लिए आसान बनाते हैं। हम जानते हैं कि आपने एम्फेटामिन दिया था। हमारे पास सबूत है। केवल अब हम जो जानना चाहते हैं वो ये है कि क्यों? प्रिया कमरे में इधर उधर देखती है। राज की आंखों में नफरत है। डॉ, मोहन सिर हिला रहे हैं। जांचकर्ता इंतजार कर रहे हैं। वह समझ जाती है कि सब खत्म हो गया है। मैं शुरू करता हूं। उसकी आवाज कांपती है। बोलो प्रिया। राज फुसफुसाता है। कम से कम तुम मुझ पर इसकी एहसानमंद तो हो। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राज, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मैं तुमसे सालों से प्यार करता हूं, जब से तुम्हारी पत्नी गुजरी है। और मैंने सोचा कि अगर मैं लड़कियों का ख्याल रखूंगा तो मैं उनके लिए जरूरी हो जाऊंगा। तुमने प्यार के नाम पर मेरी बेटियों को जहर दे दिया। राजा विश्वास से फुसफुसाता है। यह चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बस उन्हें मेरी जरूरत महसूस कराने के लिए था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं अहम हूं। अहम? तुमने उन्हें लगभग मार ही डाला। खुराक कम थी, सोची समझी थी। मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब रिया उन्हें शांत करने में कामयाब हो गई तो मुझे उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ा। वह सब कुछ बर्बाद करने वाली थी। बढ़ा दिया। तुमने ईर्ष्या के नाम पर मेरी बेटियों में दवा की खुराक बढ़ा दी। प्रिया अब रो रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं सालों से एक मौके का इंतजार कर रहा था। राज गुस्से से कांपते हुए खड़ा हो जाता है। यह प्यार नहीं है प्रिया, यह पागलपन है। यह प्यार है। हाँ, मैंने जो कुछ भी किया वह प्यार की वजह से था। प्यार किसी मासूम बच्चे को चोट नहीं पहुंचाता। मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। जांचकर्ता अपने साथियों को इशारा करता है। डॉक्टर, आपको हत्या के प्रयास और अवैध चिकित्सा पद्धति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रिया को ले जाया जा रहा है। वह अभी भी चीख चीख कर कह रही है कि वह राज से प्यार करती है, लेकिन राज कमरे में ही बैठा है, पूरी तरह टूटा हुआ। डॉक्टर, वह डॉ,
मोहन से कहता है, मुझे किसी को ढूंढने जाना है, एक बेगुनाह को जो उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। जाइए, आपकी बेटियां अब सुरक्षित हैं। और महीनों बाद पहली बार राज को पता चलता है कि यह सच है। बुधवार सुबह 10 बजे राज पुलिस स्टेशन में कागजी कार्रवाई और नौकरशाही से निपट रहा है। प्रिया के कबूलनामे के बाद भी किसी को जेल से रिहा करना आसान नहीं है। मिस्टर फराज, पुलिस प्रमुख समझाते हैं, मिस्टर, रिया आज रिहा हो जाएंगी, लेकिन उनके खिलाफ मामला आधिकारिक तौर पर कुछ हफ्तों बाद ही खारिज होगा। और क्या वह इस बीच घर पर रह सकती है? हाँ, रह सकती है। नैतिक क्षति के मुआवजे का क्या? मैं बाद में उसका इंतजाम कर दूंगा। अभी मैं बस उन्हें यहां से निकालना चाहता हूं। 11:30 बजे रिया आखिरकार कोठरी से बाहर निकलती है। 5 दिन जो 5 साल जैसे लगे। वह एक प्लास्टिक बैग में वह सारा सामान ले हुए है जो उसके पास गिरफ्तारी के समय था। जब वह राज को दालान में देखती है तो रुक जाती है और उसे देखती है। वह मुस्कुराती नहीं, राहत नहीं दिखाती, सिर्फ थकान और गहरा दुख दिखाती है। रिया, मिस्टर राज, क्या आप आजाद हैं? प्रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। मुझे पता है, पुलिस प्रमुख ने मुझे बताया था। वही लड़कियों को जहर दे रही थी। तुम शुरू से ही सही थी। रिया हंसती है, लेकिन यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हाँ, मैं सही थी, लेकिन तुमने महीनों तक उस पर यकीन किया और मेरी एक दिन भी नहीं। यह वाक्य राज को तलवार की तरह चुभता है। रिया, मुझे पता है मैं गलत थी। गलत? वह अपना सिर हिलाती है। मिस्टर राज, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी अपनी मां ने कहा था कि मैं उनके लिए मर चुकी हूं। टीवी पर दिखाया गया कि मैं बच्चों को जहर दे रही हूं। मैं यह सब ठीक करूंगी। कैसे? आप 5 दिनों के नर्क को कैसे ठीक करेंगे? आप मेरी मां को फिर से मुझसे प्यार कैसे करवाएंगे? राज के पास कोई जवाब नहीं है। मिस्टर राज, मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं बस घर जाना चाहती हूं और अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटने की कोशिश करना चाहती हूं। और लड़कियां, उन्हें आपकी याद आती है। रिया पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर रुकती है। वे हर दिन बेहतर हो रहे हैं। प्रिया के जहर के बिना वे स्वस्थ हो रहे हैं। अच्छा रिया, कृपया वापस आकर उनकी देखभाल करो। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। और वह राज को फुटपाथ पर अकेला छोड़कर चली जाती है, यह समझते हुए कि उसका विश्वास फिर से पाना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। पहला महीना। 1 हफ्ते की जिद के बाद रिया आखिरकार लौटने को राजी हो जाती है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। मैं वापस आऊंगी, वह अपने घर के दरवाजे पर राज से कहती है, लेकिन सफाई कर्मी बनकर नहीं। और मैं हवेली में नहीं रहूंगी, तुम जो चाहो। मैं दिन में लड़कियों की देखभाल करूंगी और रात में अपने घर लौट आऊंगी, हर दिन। ठीक है, मुझे पहले से 2 गुना चाहिए, यह तिगुना भी हो सकता है। और तुम मुझसे निजी मामलों में बात करना बंद करो। हम मालिक और नौकरानी हैं, बस। शुरुआती कुछ दिनों तक उनका रिश्ता ठंडा रहता है। रिया ठीक 7 बजे पहुंचती है। जुड़वां बच्चियों की दुनिया भर के प्यार से देखभाल करती है, लेकिन राज के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो वह अदृश्य हो। सुप्रभात। सुप्रभात। क्या बच्चियां अच्छी तरह सोईं? हाँ, उन्होंने 5 बजे खाना खाया, धन्यवाद। और बस इतना ही। दूसरी ओर जुड़वां बच्चियां रिया के वापस आने पर खिलखिलाती है। ऐसा लगता है जैसे उनका जीवन सामान्य हो गया है। वे बेहतर सोते हैं, बेहतर खाते हैं, ज्यादा मुस्कुराते हैं। लेकिन रिया की तबीयत ठीक नहीं है। राज उसे बुरे सपने आते देखता है। कभी कभी वह लड़कियों के आराम के दौरान लिविंग रूम के सोफे पर नींद में चीखती है। कभी कभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वह ठिठक जाती है। रिया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। ऐसा लगता है कि तुम सोई नहीं। मेरी रातों का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एक दोपहर एक रिपोर्टर हवेली के दरवाजे पर आती है। क्या मैं रिया सिल्वा से बात कर सकती हूं? रिया का चेहरा चादर की तरह सफेद हो जाता है। मैं प्रेस से बात नहीं करने वाली, वह राज से फुसफुसाती है। ये मुझ पर छोड़ दो। राज वहां से चला जाता है और रिपोर्टर से बात करता है। जब वह वापस आता है तो रिया बाथरूम में कांपती हुई मिलती है। वे जा चुके हैं।
क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूं और वे फिर से मेरी मां के घर आ पहुंचे। राज समझ सकता है कि उसे घबराहट का दौरा पड़ रहा है। धीरे धीरे सांस लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम इसकी गारंटी कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा क्यों रखूं? मुझे दान की जरूरत नहीं है, ये दान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ही हूं जिसने तुम्हें इस स्थिति में डाला है। ये पहली बार है जब राज ने जो हुआ उसके लिए असली जिम्मेदारी ली है। दूसरा महीना। दिनचर्या तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन राज छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करता है। रिया अभी भी उसके प्रति उदासीन है, लेकिन कभी कभी वह भूल जाती है और ज्यादा सहजता से सवालों के जवाब देती है। लड़कियों का वीकेंड कैसा रहा? अनन्या रेंगने की कोशिश कर रही है। वह खुद को गलीचे पर घसीटने की कोशिश करती रहती है। सच में? क्या वह बहुत छोटी नहीं है? हर बच्चे का अपना समय होता है। वह जिज्ञासु है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रिया को एहसास होता है कि बातचीत पेशेवर स्तर से भटक गई है और वह फिर से अठंडी हो जाती है। मैं उनका बेबी फूड बनाऊंगी। एक दिन राज घर आता है और रिया को बगीचे में रोते हुए पाता है, जबकि जुड़वां बच्चे सो रहे हैं। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं जो तुम्हें पता होना चाहिए। रिया, क्या तुम रो रही हो? कुछ हुआ है। मैं आज सुबह बाजार गई थी और सब मुझे घूर रहे थे। एक महिला ने अपने पोते से कहा कि मैं ही वह महिला हूं जिसने बच्चे को जहर दिया था। राज को अपनी छाती जकड़ती हुई महसूस हुई। मुझे बहुत खेद है। खेद महसूस करने का कोई मतलब नहीं है। नुकसान हो चुका है। मैं एक टीवी साक्षात्कार करने जा रही हूं। मैं सब कुछ समझाऊंगी। और क्या आपको लगता है कि इससे लोग मुझे राक्षस की तरह देखना बंद कर देंगे? राज को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। रिया, मुझे मदद करने दो। तुमने पहले ही बहुत मदद की है। उस रात राज एक जाने माने पत्रकार को फोन करता है और अगले हफ्ते के लिए एक साक्षात्कार निर्धारित करता है। अगर समस्या उसकी वजह से है तो वह उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। तीसरा महीना। राज का साक्षात्कार अच्छी तरह से प्रतिध्वनित होता है। मैंने उस पर शक करने की गलती की, जबकि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था। मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हूं। कुछ अखबार इस मामले पर लेख छापते हैं, कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं। धीरे धीरे जनता की राय बदलने लगती है, लेकिन घर पर रिया दूरी बनाए रखती है। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा। एक सुबह उसने टिप्पणी की और यह अच्छा था, लेकिन इससे जो हुआ वह नहीं बदलता। मुझे पता है, लेकिन यह एक शुरुआत है। उसी महीने कुछ महत्वपूर्ण होता है। डोना मीरा हवेली में आती है। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूं। राज रिया को फोन करता है, जो अपनी मां को देखकर घबरा जाती है। मां, मैं माफी मांगने आई थी। रिया जवाब नहीं देती। मैंने उसका इंटरव्यू टीवी पर देखा था। मैं शुरू से ही समझ गई थी कि तुम सच कह रही हो। जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे पता है और मुझे बहुत अफसोस है। माफी मांगने से वो दिन वापस नहीं आ जाते जो मैंने जेल में अकेले बिताए थे। रिया, प्लीज, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। श्रीमती मीरा रोने लगती है। मैंने कुछ बेवकूफी भरी बात कह दी। मुझे गुस्सा आया, शर्म आई, लेकिन तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। रिया भी रोती है, लेकिन वह अभी भी माफ नहीं कर पा रही है। मुझे समय चाहिए मां। कितना समय? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। चौथा महीना। रिया आखिरकार रविवार को अपनी मां के घर लंच के लिए राजी हो जाती है। यह पारिवारिक सुलह की दिशा में पहला कदम है। लड़कियां कैसी हैं? श्रीमती मीरा पूछती हैं। सुंदर। अनन्या पहले से ही रेंग रही है और आयशा कोशिश कर रही है। और क्या बॉस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? करता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। रिया, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? जरूर। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूं कि तुम उसे पसंद करती हो। मां, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह एक अच्छा अविवाहित आदमी है। वह मेरा बॉस है और मैं उसकी नौकरानी। तो क्या हुआ? तुम एक ईमानदार, मेहनती, देखभाल करने वाली महिला हो। कोई भी पुरुष तुम्हें पाकर भाग्यशाली होगा। रिया चुप रहती है। महीनों से उसने
खुद को एक औरत नहीं बल्कि जुड़वां बच्चों की देखभाल करने वाली समझा है। हवेली में राज भी बदल रहा है। वह रिया को और करीब से देखने लगा है, न सिर्फ अपनी बेटियों की नानी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी। वह देखता है कि वह कितनी प्यारी, समर्पित और बुद्धिमान है। एक दोपहर वह उसे अनन्या को ताली बजाना सिखाते हुए पाता है। चलो छोटी, ताली बजाओ। अनन्या हंसती है और नकल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके नन्हे हाथ आपस में नहीं मिलते। वह तेजी से सीख रही है। राज टिप्पणी करता है, वे बहुत होशियार हैं। रिया जवाब देती है, दोनों बिल्कुल अपनी मां की तरह। रिया अनन्या के साथ खेलना बंद कर देती है। वे मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन तुम उनकी ऐसे देखभाल करती हो जैसे वे मेरी हों। ये मेरा काम है, ये बस काम है। रिया महीनों में पहली बार उसकी आंखों में देखती है। क्या मतलब है? मैं देखती हूं कि तुम उन्हें कैसे देखते हो, कितनी परवाह करते हो। वे तुम्हें देखकर कैसे मुस्कुराते हैं। ये सिर्फ काम नहीं है मिस्टर राज। और मैं देखती हूं कि वे तुम्हें कैसे देखते हैं। उन पर आप एक मां हैं। मैं उन बच्चों की मां नहीं बन सकती जो मेरे नहीं हैं। हाँ, बन सकती हैं। एक मां वह होती है जो परवाह करती है, जो प्यार करती है, जो मौजूद रहती है। रिया घबराहट में अनन्या के खिलौने से खेलती है। आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप जान लें कि मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूं। यह पहली बार है जब राज ने रोमांटिक रुचि दिखाई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से। 5वां और 6ठा महीना, उनका रिश्ता धीरे धीरे गर्म हो रहा है। बातचीत जो जुड़वा बच्चों के बारे में शुरू होती है और निजी मामलों पर खत्म होती है। रिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? हाँ, आप बच्चों के साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? रिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। क्योंकि मैंने एक खो दिया। आपका क्या मतलब है? 2 साल पहले मैं गर्भवती थी। मैंने 4थे महीने में बच्चे को खो दिया। राज को अपने सीने में जकड़न महसूस होती है। मुझे बहुत दुख है, इसलिए मैं आपकी बेटियों से इतना जुड़ाव महसूस करती हूं। इसीलिए जब भगवान ने सोचा कि मैं उन्हें दुख पहुंचाऊंगी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अपने बेटे को खोने के बाद मैं कभी किसी और को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। राज चुप हो जाता है। पहली बार उसे अपने द्वारा पहुंचाए गए दर्द की असली गहराई का एहसास होता है। जून में जुड़वां बच्चों के 6ठे जन्मदिन पर राज एक छोटी सी पार्टी रखता है। वह श्रीमती मीरा, सीता और कुछ करीबी दोस्तों को आमंत्रित करता है। मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद, रिया उसे निमंत्रण देते हुए कहती है। जाहिर है तुम उनके परिवार का हिस्सा हो। पार्टी के दौरान राज रिया को अनन्या और आयशा के साथ खेलते हुए देखता है। वह महीनों में पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराती है और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। पार्टी के अंत में जब रिया जाती है तो वह उसे गेट तक छोड़ता है। पार्टी के लिए धन्यवाद, लड़कियों को बहुत पसंद आई। रिया, क्या आज तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लग रही हो। वह शर्मिंदा दिखती है। धन्यवाद, बहुत समय हो गया है जब मैंने तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है। बस लड़कियां मुझे खुश करती हैं। क्या सिर्फ उन्हें ही? रिया उसकी तरफ देखती है, समझ जाती है कि उसने सवाल नहीं पूछा था। शुभ रात्रि राज। 6 महीनों में पहली बार उसने उसे सर कहे बिना उसके नाम से पुकारा है। 7वां महीना, उनके बीच चीजें जरूर बदल गई हैं। रिया अब भी रोज घर आती है, लेकिन उनकी बातचीत लंबी और ज्यादा अंतरंग होती जा रही है। राज, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? जरूर। क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार करते थे? तुम क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासावश। राज जवाब देने से पहले सोचता है। मैंने उससे प्यार करना सीखा था, लेकिन वो पहली नजर का प्यार नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी परिवारों ने तय की थी, लेकिन समय के साथ मेरे अंदर स्नेह और सम्मान पैदा हुआ, और जब उसकी मौत हुई तो मुझे लगा कि मैं फिर कभी किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करूंगी। और अब मुझे पता चला है कि मैं गलत थी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा है। राज, क्या मैं ब्रेकअप कर सकती हूं? वह सिर हिलाती है। मैंने पाया है कि सच्चा प्यार करना किसी को उसके होने के लिए, दूसरों की परवाह करने के तरीके के लिए, उसकी ताकत के लिए प्यार करना संभव है।
मुझे नहीं पता तुम कहां जा रहे हो। मैं उस मुकाम तक पहुंचना चाहती हूं जहां मुझे तुमसे प्यार हो गया। रिया काफी देर तक चुप रही। तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मुझे किस बात का डर है? तुम पर विश्वास करने और फिर यह पता चलने का कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इस बारे में कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुमने और भी बातों के बारे में झूठ बोला है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बस खुद को धोखा दिया है और मैंने अपना सबक सीख लिया है। चलो, कौन सा सबक? कि किसी पर भरोसा करना, उस पर दांव लगाना है, तब भी जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। राज, मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूं। किस बात का? खुश रहने और फिर सब कुछ खो देने का। तुम हारोगे नहीं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए लड़ूंगी। 8 महीने बाद अगस्त में जब जुड़वां बच्चे 8 साल के हो जाते हैं, राज आखिरकार अपने प्यार का इजहार करता है। वे बगीचे में हैं, अनन्या और आयशा को मेज पर टिककर खड़े होने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं। वह टिप्पणी करता है और बातें भी कर रहे हैं। अनन्या ने कल मां कहा था, तुम्हारे लिए था, है ना? तुम्हें देखकर रिया मुस्कुराती है। यह संयोग ही रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। वह तुम्हें अपनी मां के रूप में पहचानती है। उसी समय आयशा सीधे रिया की ओर देखते हुए मां कहती है। वे दोनों, राज फुसफुसाता है। रिया अपने आंसू नहीं रोक पाती। राज, अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा? अगर बात बन भी गई तो क्या होगा? वह उसकी आंखों में देखती है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूं। हालांकि मैं गरीब हूं, लेकिन पैसा किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या? एक अच्छा दिल, और यही मायने रखता है। और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त क्या बातें करेंगे? वे कहेंगे कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। रिया आखिरकार मुस्कुराती है। ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? मैं कोशिश करूंगी। मैं देखूंगा कि हमारे बीच सब ठीक चलता है या नहीं। राज उसे सावधानी से गले लगाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं रिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। 1 साल बाद उसी हवेली के बगीचे में जहां से यह सब शुरू हुआ था, राज और रिया की शादी एक छोटे भावुक समारोह में होती है। अनन्या और आयशा, जो अब 1 साल और 4 महीने की हैं, अपने पहले लड़खड़ाते कदमों से बगीचे में दौड़ती हैं। श्रीमती मीरा अपनी बेटी पर गर्व करते हुए आगे की पंक्ति में है। सीता को मुख्य गृहस्वामी के पद पर पदोन्नत किया गया है और उनकी तनख्वाह में भी वृद्धि की गई है। राज के परिवार ने रिया को बेहतर तरीके से जानने के बाद उसे स्वीकार कर लिया है। समारोह के दौरान जुड़वां बच्चियां अपनी प्रतिज्ञाओं के बीच में मां चिल्लाकर सबको हंसा देती है। मुझे लगता है उन्हें मंजूरी है, पुजारी मुस्कुराते हुए कहते हैं। पार्टी के बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो नया परिवार लड़कियों के कमरे में इकट्ठा होता है। वे बहुत बड़े हो गए हैं। रिया फुसफुसाते हुए जुड़वां बच्चों को चैन से सोते हुए देखती है और वे बड़े होकर यह जान पाएंगे कि उन्हें बचपन से ही एक ऐसी औरत का प्यार मिला जिसने उनकी मां बनना चुना। क्या उसने चुना? क्योंकि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वह होती है जो प्यार करना चुनती है। रिया मुस्कुराती है और अपने पति से लिपट जाती है। शुक्रिया। क्यों? मुझे मां बनने और खुश रहने का मौका देने के लिए। मुझे सच्चा प्यार क्या होता है यह सिखाने के लिए शुक्रिया। और दूर एक महिला जेल में प्रिया अपनी शादी की खबर देख रही है। उसने वह सब कुछ खो दिया जो वह चाहती थी। राज, उसकी नौकरी, उसकी आजादी, लेकिन न्याय हुआ। हवेली में अनन्या और आयशा यह जानकर सोती हैं कि उन्हें प्यार किया जाता है, और रिया आखिरकार समझ जाती है कि कभी कभी हम जो परिवार चुनते हैं वह उस परिवार से भी ज्यादा मजबूत होता है जिसे हम जन्म देते हैं। प्यार की जीत हुई, और इस बार हमेशा के लिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या प्रिया को वो मिला जिसकी वह हकदार थी, या वो काफी नहीं था? मुझे कमेंट में बताइए।